एपिसोड 9 दूसरी मुलाकात दूसरा थप्पड़। गाना खत्म हो गया था लेकिन रोहन उसे नहीं देख पाया जो गा रही थी। भीड़ भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। रोहन की नजर जैसे ही पूजा कर रही चाहत पर जाने ही वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला तो देखा शान का फोन था। उसे याद आया कि गाने के चक्कर में वो तो उन दोनों को वहीं छोड़ आया था। उसने कॉल रिसीव किया और शान से कॉल पर बात करते करते जैसे ही पीछे पलटा वो किसी से टकरा गया। उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। रोहन ने जब आंख उठाकर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा जिससे वो टकराया था, वो शख्स गुस्से में उसे ही देख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, वही पंडित जी थे जो थोड़ी देर पहले चाहत से बात कर रहे थे। वो पंडित जी गुस्से में रोहन से बोले, तुम आजकल के बच्चों को आसपास कोई दिखाई नहीं देता? सत्यानाश हो इन मोबाइलों का जिसमें दिन भर ये सब आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। बेटा, आंखें खराब है क्या तुम्हारी? बुढ़ापा मेरा आ गया है लेकिन लक्षण तुम्हारे अंदर दिख रहे हैं। रोहन ने उसे थोड़ा अकड़ से कहा, मेरा ध्यान नहीं था इसीलिए गलती से टक्कर हो गई। लेकिन आपको तो दिख रहा था ना, फिर आप मुझे क्यों सुना रहे हो? गलती तो आपकी ही थी। उसकी ये बात सुनकर पंडित जी का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे बहुत कुछ भला बुरा सुनाने लगे। उनकी बातों से रोहन का गुस्सा भी बढ़ गया और उसने उनके कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया। फिर वो गुस्से से उनसे बोला था ना कि गलती से टक्कर हो गई थी, समझ नहीं आ रही क्या बात जो कब से बकवास किए जा रहे हो? रोहन ने जैसे ही पंडित जी के कुर्ते का कॉलर पकड़ी और उन्हें गुस्से से घूर कर अपनी बात कहने लगा, उसके गुस्से से पंडित जी डर भी और सहम भी गए और उनके मुंह से आवाज आना भी बंद हो गया था। तभी किसी ने रोहन के हाथ की बाजू पकड़कर उसे पीछे पलटा। रोहन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने अपने सामने चाहत को देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। उसने चाहत को देखकर कहा, तुम? जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही चाहत ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। रोहन ने अपने गाल पर हाथ रखे हुए पहले गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ अपने गाल से हटाया और अपना चेहरा चाहत की ओर करके अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देखने लगा। फिर वो सीधा खड़ा होकर हल्का सा चाहत के करीब आकर बोला, तुम्हारी? तभी चाहत रोहन से थोड़ा दूर होकर खड़ी हुई और अपने हाथ की उंगली दिखाते हुए उसकी बात काटते हुए बोली, बस चुप, एकदम चुप। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, वही अपना फेवरेट डायलॉग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यही ना? अगर आप अपनी हरकतों पर नोटिस करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। एक बात बताइए, ये बदतमीजी करने का शौक आप में पहले से ही था या फिर स्पेशली ऋषिकेश के लोगों पर आजमाने के लिए नया नया पाला है? कल रात को आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और आज पंडित जी के साथ, कल शायद किसी और के साथ भी कर लो। आप में शर्म नाम की चीज है या नहीं? कम से कम इनकी उम्र का लिहाज ही कर लेते। आपके पिता की उम्र के हैं। चलिए अब इनसे माफी मांगी। इतने में पंडित जी ने चाहत को रोकते हुए कहा, रहने दो बेटा, इन सब में मत उलझो, जाने दो इस बात को। चाहत ने उनसे कहा, ऐसे कैसे जाने देने? इन्होंने आपका अपमान किया है, माफी तो इन्हें मांगनी ही होगी। फिर पंडित जी शांति से खड़े हो गए। फिर रोहन वापस चाहत के नजदीक आकर थोड़ा सख्त आवाज में बोला, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने वाले इंसान को तो मैं चैन से जीने नहीं देती और तुमने तो मुझे 2 बार थप्पड़ मारा है, तो तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा और तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रही हो? फिर रोहन थोड़ा मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए चाहत से बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया? चाहत उसकी आंखों में देखते हुए उसे बोली, तो क्या करेंगे आप? हाँ, जान से मारेंगे तो मार दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये भूल से भी मत सोचिएगा कि आपकी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी। और रही बात माफी की, तो वो तो आपको मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। ये ऋषिकेश है, यहाँ पर ऋषियों, साधुओं और पंडितों का बहुत सम्मान किया जाता है और आपको लगता है कि आप इनका अपमान करके इतनी आसानी से निकल जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। भीड़ में से एक आदमी बोला, हाँ चाहत बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे पंडित जी से माफी मांगनी होगी। ये ऐसे कैसे हमारे मंदिर के पंडित जी से बदतमीजी कर सकता है? तभी दूसरा आदमी बोला, बिल्कुल सही कहा, ऐसे तो कोई भी आकर हमारे पंडितों से और हमारे शहर के लोगों से बदतमीजी करता रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ खड़े जितने भी लोग थे वो चाहत की बात से सहमत होकर जोर जोर से रोहन को माफी मांगने को कहने लगे। तभी शान और निहाल वहाँ पहुँच गए। निहाल चाहत को देखकर शॉक रह गया।
उसे समझ आ गया था कि कुछ तो बड़ा मसला हुआ है। उसने वहां खड़े एक आदमी के पास जाकर सारी बात जान ली। शान ने भी वो सभी बात सुन ली थी। वो दोनों रोहन के पास आए और निहाल ने रोहन के कान में कुछ कहा, लेकिन रोहन वो बात मानने को मना कर रहा था और गुस्से से लगातार चाहत को घूरे जा रहा था। तभी निहाल का फोन रिंग हुआ। उसने देखा वो कॉल बहुत इम्पोर्टेंट था। वो भीड़ से दूर जाकर कॉल रिसीव करने गया। थोड़ी देर बात करने के बाद वो जल्दी से रोहन के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। वो सुनकर रोहन थोड़ा परेशान हो गया। उसने एक नजर गुस्से से चाहत को देखा, फिर दूसरे ही पल वो सीधा चलकर पंडित जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसे ऐसी माफी मांगता देख पंडित जी के साथ साथ चाहत भी हैरान थी। चाहत अपने आप से मन ही मन बोली, ये अचानक इन्हें क्या हो गया? अभी तो ये बिल्कुल तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए, फिर अचानक से ये कैसे हुआ? पंडित जी ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए वहां खड़े सभी लोगों को जाने के लिए कहा और खुद भी वहां से चले गए। अब धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद वहां सिर्फ रोहन, चाहत, शान और निहाल ही थे। रोहन अभी भी चाहत को गुस्से से घूर रहा था। चाहत ने एक आखिरी नजर शान, निहाल और रोहन की तरफ देखी। फिर वो वहां से जाने के लिए जैसे ही पलटने लगी, रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर एकदम नजदीक खींच लिया। अब चाहत के दोनों हाथ उसके सीने पर थे और रोहन के दोनों हाथ उसकी कमर पर। अचानक हुई इस हरकत से चाहत पहले तो हैरान थी, लेकिन जैसे ही रोहन ने उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ और मजबूत की, तब उसे गुस्सा आ गया। चाहत ने रोहन से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? जाने दीजिए मुझे, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। रोहन ने अपने हाथ की एक उंगली उसके मुलायम गुलाबी होठों पर रख दी और उससे कहने लगा, बहुत बोल लिया तुमने आज जो किया है ना, उसके लिए अब तुम बहुत पछताने वाली हो। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का, लेकिन अब यही शौक तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। निहाल और शान उन्हें ऐसे देख दंग रह गए। फिर रोहन ने चाहत को अपने और करीब खींच लिया, जिससे वो उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई। चाहत खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी ताकत से कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन की नजर उसके चेहरे से जैसे हट ही नहीं रही थी। वो गौर से उसके पूरे चेहरे को देख रहा था। तभी उसकी नजर उसके गुलाबी होठों पर रुक गई। चाहत के इतना करीब आने से पहले ही रोहन की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चाहत के गुलाबी होठों पर गई, उसका दिल बेकाबू होने लगा। रोहन पागलों की तरह लगातार चाहत के होठों की ओर देखे जा रहा था और जैसे ही वो अपना चेहरा उसके और करीब ले जाने लगा, तभी उसी वक्त चाहत ने अपने पैर से उसके पैर पर जोर से मारा, जिससे रोहन को हल्का दर्द हुआ और रोहन के हाथों की पकड़ ढीली हो गई, जिससे चाहत ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। फिर वो उससे दूर होते हुए गुस्से से बोली, आप एक नंबर के घटिया और पागल इंसान हैं। मन तो कर रहा है कि आपका मुंह तोड़ दूं। अगली बार किसी लड़की के साथ आप ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी ना कर सके, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं अपने किए हुए वादे से। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वही रोहन, शान और निहाल चुपचाप उसे वहां से जाते देख रहे थे और शान और निहाल तो अभी तक ये देखकर शौक में थे। उन्हें रोहन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। रोहन ने उन दोनों की ओर देखा और उनसे कहा कि मुझे इस लड़की के बारे में ये पता करके बताओ कि ये मुझे कल कहाँ मिल सकती है। रोहन की बात सुनकर शान और निहाल का दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो दोनों बिना कुछ बोले हैरान भाव से बस रोहन को ही देख रहे थे। उन दोनों से कोई जवाब ना पाकर रोहन उन्हें गुस्से से तेज आवाज में बोला, तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने तुम दोनों से क्या कहा? उसकी आवाज सुनकर वो दोनों जैसे ही होश में आए, फिर शान ने हड़बड़ाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ सुना, तुम्हें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है। ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक सब दे दूंगा। रोहन ने अपनी गहरी नजर उस पर डालकर कहा, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मुझे उस इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस ये पता करके बताओ कि कल वो मुझे कहाँ मिल सकती है। कल ही उसे अपनी की गई सारी हरकतों का जवाब जो देना है। उसकी बात पर उन दोनों ने सर हिला दिया और वो तीनों मंदिर के बाहर जाने लगे। लेकिन शान और निहाल अभी भी बहुत कंफ्यूज थे। लेकिन उसी जगह थोड़ी दूर खड़ी गुड्डी, जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने सब कुछ देख लिया। वो बहुत हैरान भी थी और बहुत डरी हुई भी थी। थोड़ी देर ऐसे खड़े रहने के बाद उसे होश आया और फिर वो चाहत को ढूंढने चली गई। चाहत मंदिर के बाहर अपनी स्कूटी के पास खड़ी थी। अभी वो शौक में थी, जो भी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में हुआ उसके लिए। उसे रोहन से नफरत हो रही थी। जिस तरीके से वो चाहत को छू रहा था और देख रहा था, उससे चाहत को गुस्सा आ रहा था। वो खुद से भी बात करते हुए बोली, मैंने आज तक ऐसा बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा।
बात करने की तो तमीज ही नहीं है और बार बार इतने करीब आने लगता है। दूर से ही बात कर सकता है, लेकिन नहीं, मुंह से तो कम बात करता है बल्कि बार बार चिपकने लगता है। वो बस अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि गुड्डी उसे आवाज देती हुई वहाँ आई। चाहत ने जब उसे देखा तब उसे याद आया कि वो तो इन्हीं सब झमेलों में उसे वहीं छोड़ आई थी। वो भी चलते चलते गुड्डी के पास पहुंची और उससे बोली, सॉरी गुड्डी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा और मैं अकेले यहाँ आ गई। सॉरी, मैं तुझे अंदर ही छोड़ आई। गुड्डी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं दीदी, मुझे पता है अंदर क्या हुआ था। उस बात से आप परेशान थी, इसीलिए आपका ध्यान नहीं रहा। जाने दीजिए, चलिए हम चलते हैं। चाहत ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों स्कूटी के पास आ गई। गुड्डी उससे सारी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी चाहत से कुछ पूछना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसने सोचा कि वो बाद में उससे इस बारे में बात करेगी। और दूसरी तरफ चाहत भी अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो भी अभी उन्हीं बातों के बारे में सोचकर परेशान थी। फिर वो दोनों स्कूटी पर बैठी और आश्रम के लिए चली गईं। परमार्थ निकेतन आश्रम, ऋषिकेश, सुबह 5:45। चाहत और गुड्डी स्कूटी से उतरकर आश्रम के अंदर आ गए। चाहत सभी बच्चों को योग सिखा रही थी और गुड्डी उधर ही बैठकर उन सभी को देख रही।